हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं अब अपना राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो विषय है, जो यूपीएससी का विषय है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, जिन चीज़ों को यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है उसको हम क्रमवार यानी सीरियल वाइज उसको कवर करने। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, ये वीडियो किस प्रकार का होगा। जैसे कि कई प्रकार के वीडियो हो सकते हैं। एक होता है कि क्रैश कोर्स, उसमें क्या है कि सिर्फ टॉपिक को छूते हुए निकल जाते हैं, जिसमें टारगेट रहता है कि 2 से 3 महीने में पूरा कोर्स को कंप्लीट करना। ठीक है। दूसरा ये होता है, अगर इसका उलट देखें तो उसमें क्या होता है कि बहुत आराम आराम से चलते हैं, जिसमें जो है पॉलिटी 2 महीने, फिर इकोनॉमी 2 महीने 2.5 महीने, फिर इसी तरह ज्योग्राफी 2 ढाई महीने, इसी तरह सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए 1.5 से 2 साल तक लेके जाते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 1 साल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें मेनली उनका ये होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत लेंदी होता है, जिसका पर्पज़ अलग अलग होता है। कि जैसे कि अगर एकदम स्टार्टिंग का कोई बच्चा है उसकी, या फिर मतलब कोई और मतलब वो कम टाइम दे पा रहा है अपनी प्रिपरेशन को, उस उन लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट जो है इन दोनों ही पहलुओं को के बीच का एक स्थान तय करना। ना ही हमें बहुत किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लेना है कि जैसे अब पावर्टी या गरीबी रेखा के बारे में या गरीबी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम 3 दिन 3 3 घंटे का लेक्चर ले लें। वही दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं करना है कि गरीबी के टॉपिक को हमने 10 मिनट में कवर कर दिया और उसमें हाल ऐसा है कि एग्ज़ाम में जब आ रहा है तो हमें पता ही नहीं है कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो इन चीज़ों को क्लियर करते हुए हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य इस लेक्चर का ये है कि हम जो भी चीज़ कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले वैन देते हैं या वैल्यू एडेड नोट्स दे देते हैं और सबसे पहले स्ट्रेटजी बना वीडियो देते हैं, जिससे क्या है कि आपको रेफरेंस बुक या बेसिक बुक पता चल जाए और आपको बेसिक नोट्स दे दिए जाते हैं जिसे वैल्यू एडेड नोट्स कहते हैं, जिससे आप जब क्लास या लेक्चर अटेंड करें या वीडियो लेक्चर अटेंड करें तो आप कम से कम एक बार अपना जो है वैन और रेफरेंस बुक को पढ़ लें, जिससे जब आपको टॉपिक चल रहा हो तो आसानी हो, एक तरह से आपका रिवीजन दूसरी बार का रिवीजन चल रहा हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में भी ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है। तो यहाँ तक रही ये बात कि अब हम किस तरीके से, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर पॉलिटी का है आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद ज्योग्राफी का है जो कि अरुण सर लेंगे, उसके बाद आपका इकोनॉमी का है जो फयाज सर लेंगे। इसी तरह से आपके अलग अलग टीचर्स जो है हर सब्जेक्ट के आगे भी लेते रहेंगे। ठीक है। तो आज हम अब देर ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि हमारे आज की विषय वस्तु क्या है। जैसे कि अभी हमारा जो है 4:45 हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो है अगले 1 से 1.5 घंटे 1.25 घंटे, क्योंकि 1 घंटे से जैसे जैसे ज़्यादा होता है लेक्चर वैसे वैसे बोरियत तो होती जाती है। हाँ, स्टूडेंट में भी कहीं ना कहीं जो एक इफ़िशियंसी बनी रहती है वो इफ़िशियंसी कम होने लगती है। तो 1 घंटे का एक मैक्सिमम पीरियड माना जाता है कि वन स्टैंड में जो है या एक बार में इसको स्टूडेंट बैठ के देख सकता है। तो हम आज के लेक्चर में क्या कवर करेंगे, पहला हमारा रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब कि जैसे हम राज व्यवस्था के बारे में जनरली बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो जैसे 1950 से मान लें, क्योंकि 1950 में 1951 में पहले इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। तो हमारा ये रहता है कि जैसे कि 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान को अपनाया गया पूर्णतः, अदरवाइज तो 26 नवंबर को अपनाया गया था। 26 नवंबर ज़्यादातर उसके क्लास जो है 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिए गए थे, लेकिन एक्चुअल में 1950 को 26 जनवरी को अपनाया गया, पूर्ण रूप से सारे प्रावधान लागू हो गए। तो 1950 तक जो यात्रा रही है, जो 1950 में जो नियम बने हैं, अधिनियम बने हैं, अनुसूची बनी है, संविधान का निर्माण हुआ है, उनकी बुनियाद क्या है, उनके पीछे जो प्रावधान है वो किस तरीके के हैं और कहाँ से वो लिए गए हैं, इन सारे पहलुओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है।
क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले है कि उसका जो है फाउंडेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। ये आपको इतिहास में भी काम आएगी, ये आपको एसए में भी काम आएगी, ये बाकी के सारे सब्जेक्ट में भी काम आएगी। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है सिर्फ एक चैप्टर से। इवन ये आप लिख के ले लीजिए, सिर्फ मतलब ये आपके जो 2-3 पेज है लक्ष्मीकांत में कि 1773 से स्टार्ट करके जो आपकी 1947 तक की यात्रा है, जो लक्ष्मीकांत में 3 पेज में कवर की गई है, अगर आपने पूरा उसको 100% याद कर लिया है समझ के, तो आपका एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में वैसे ही हो जाता है। और फिर 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस में भी ये सहायता करता है। इससे जो है मेंस में भी जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डायरेक्ट कभी कभी आ जाते हैं कि 1919 के प्रावधानों ने किस प्रकार के परिवर्तन लाए, या जो है 1935 के प्रमुख जो अधिनियम या प्रावधान कौन से थे और किस प्रकार इन्होंने जो है स्वतंत्रता बाद जो संविधान निर्माण प्रक्रिया थी उस पर असर डाला या संविधान के प्रावधानों में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए देखते हैं कि हमें मोटे मोटे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट तो जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार हुई थी, कंपनी इस्टेब्लिश हुई। फिर उसके बाद 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, फिर उसके बाद 1947 में हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें जो है भारतीय परिषद अधिनियम आने शुरू हो गए, 1909 का जैसे है या 1919 का है या 1935 का है। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेटिंग स्टार्टिंग में आए हैं। ठीक है, ये 3 रेगुलेटिंग एक्ट रहे। ठीक है, जिसमें कंपनी शासन की बात की गई, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, जिसको विनियमन अधिनियम भी कहते हैं। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके बीच में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था 1981 का, वो इसको ब्रीफली बाद में। अभी हम सारे प्रावधानों को, ये जो सारे आर्टिकल अभी प्रीफेस में देख रहे हैं, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए थे उनकी। ये सिर्फ एक ब्रीफिंग चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1813 के बाद जो देखते हैं कि 1813 के समय क्या हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो चेंजेस आए, और दूसरी तरफ चाइना में भी चीन के जो सरकार का रुख था उसमें बदलाव आया। चीन के में व्यापार के जो संबंध थे पश्चिमी देशों के साथ, उनमें जो परिवर्तन आए, उसको लेकर कई कानून अलग तरीके के आए। ठीक है, और फिर मिशनरी की भी भागीदारी, और फिर शिक्षा में जो भागीदारी जो ब्रिटिश शासन की बढ़ी, उससे संबंधित जो प्रावधान है उनको भी देखेंगे। तो 1813 के बाद जो है एक ड्रास्टिक चेंज आया। तो उसके बाद क्या हुआ, चार्टर दिया जाने लगा। ठीक है, तो उसमें चार्टर में क्या था कि 20-20 साल का इनिशियली वो अधिकार दिया गया कि कंपनी को जो अधिकार दिए गए शासनिक या वाणिज्यिक, वो 20-20 साल के लिए दिए गए। तो ये 53 और 33 ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें। ये 3 1813, 1853, 1800, ये 53, 1833, 1813, ये 3 जो है चार्टर एक्ट है आपके, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1853 के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है, यानी कि फिर कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है, और जो भारत में परिसंपत्ति थी वो ताज के या ब्रिटिश जो क्राउन था उसके अधीन आ जाती है, यानी महारानी की सत्ता के अधीन आ जाती है। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, ये प्रथम जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसके बाद इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में ड्रास्टिक चेंज किया गया, और कंपनी को मतलब ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि अब कंपनी जो है सुचारू रूप से अपने शासन चलाने में असमर्थ है, इसलिए कंपनी को डायरेक्ट ताज के अंतर्गत या कंपनी को महारानी के शासन के अधीन लेके आया गया। फिर उसके बाद जो आर्टिकल है वो 1858 आया। फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आए, 92 आए, और फिर उसके बाद भारत सरकार आप देखते हैं कि फिर 1909 आया, 1919, ये सब अलग है। ठीक है, तो इन जो हम 1858 के बाद देखते हैं कि चेंजेस क्या है, मेजर चेंजेस क्या है आपको, तो 1858 के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय जनता की या भारतीय प्रतिनिधियों की
जो भागीदारी थी वो सुनिश्चित की गई। 1861 में जैसे 3 लोग शामिल किए गए थे, जिसमें जो है पटियाला के राजा, महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। उसी तरह आगे के जो जो अधिनियम आए हैं, जैसे 1892 का है या आगे 1909, 1919, इस तरह से उसमें क्या हुआ कि जो भागीदारी थी स्टार्टिंग में अभी 3 थी, फिर वो क्रमशः जो है बढ़ाई गई। ठीक है, फिर इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि एक सरकारी भागीदारी होती थी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि होते थे, यानी ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि होते थे। एक गैर सरकारी प्रतिनिधि होते थे। गैर सरकारी प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है शासन व्यवस्था के एम्प्लॉय नहीं होते थे, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि होते थे जो कि भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करते थे। इसी आधार पर देखते हैं कि 1919 तक आते आते जो है प्रांतों के लिए बजट की अलग सुविधा दी गई। प्रांतों में कुछ सब्जेक्ट प्रांतों में जो सेलेक्ट हुए थे या निर्वाचित हुए थे, जो उनके शासन के तहत या उनके अंदर में चलाए गए, जिसको हस्तांतरित या आरक्षित विषय भी कहा गया। फिर वही चीज़ें 1935 में आकर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता तक का कॉन्सेप्ट आया, वो किस तरीके से धीरे धीरे आया, इन चीज़ों को यहाँ तक समझेंगे 1935 तक, जिसमें जो 1935 में अखिल भारतीय संघ तक के निर्माण की बात की गई। साथ में आरबीआई, यूपीएससी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहीं से कहीं ना कहीं आई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आखिर में आया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या हुआ है कि भारत के आज़ादी के बारे में अधिनियम था कि भारत को, पाकिस्तान को जो ब्रिटिश सत्ता से आज़ाद किया जा रहा है, और इसमें 2 डोमिनियन की बात की गई। और फिर जो प्रांतीय रियासत है उनके लिए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी कई थे, क्योंकि 1/3 जो हिस्सा था जिसमें 600 से ज़्यादा, लगभग 600 रियासतें थीं, जो कि अगर भूमि की बात करें तो या क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1/3 हिस्सा उनके पास ही था। ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट कंट्रोल में 2/3 हिस्सा था। तो उन लोगों को भी, जिसमें हैदराबाद या कश्मीर रियासत बड़ी रियासतों में थी, जो कि कई मतलब राज्यों से बड़ी थी। ठीक है, तो इनको इनके पास भी ऑप्शन दिए गए कि वो या तो आज़ाद रहे या किसी भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो ऐसे जो प्रावधान थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के, फिर उसके बाद इसी अधिनियम के तहत देखा गया कि प्रावधान था कि अब जो है भारत पर ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश शासन या ब्रिटेन की महारानी के कोई भी उनका प्रभाव नहीं होगा। और जो है भारत के जो कानून होता है, कानून के सिग्नेटरी होते हैं, वो वहाँ से नाम हटा दिया गया। और दोनों जगहों पर, दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल की सुविधा की गई। जैसे इंडिया में जो लास्ट गवर्नर थे उन्हीं को कंटिन्यू रहने दिया गया। फिर सी राजगोपालाचारी जो पहले भारतीय गवर्नर बने। उसके बाद जो है इससे 1947 के अधिनियम से पहले ही कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जो कि संविधान, जो अपना संविधान निर्माता या संविधान सभा बनी, उसमें एक अहम था। फिर इन्हीं के कैबिनेट मिशन जब आया, संविधान निर्माणकारी प्रावधान यानी मतलब कार्य आगे बढ़ा, तो फिर इसीलिए जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित मतलब पेश किया गया। स्टार्टिंग संविधान सभा को जो स्टार्ट किया गया कानून बनाने को, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इसलिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जिसको अगर हमें देखना है तो प्रियम्बल जो अभी प्रस्तावना है वही है, कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो संविधान के अधिनियमन मतलब संविधान कब अपनाया गया, क्या कब लागू किया गया, उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर प्रवर्तन देखेंगे, अनुसूची देखेंगे कि जो 12 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अभी 12 अनुसूची हैं। जब संविधान 1950 में जब अपनाया गया था तब जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये हमने जो है समझा कि बेसिक क्या है। हमारे पास क्या है कि अगर आउटलाइन रहती है, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप जो है चीज़ों को समझने में आसानी होती है। आपको आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। कि जैसे अगर एग्ज़ाम टाइम के पहले तो आपको ये अपने अंदर दिमाग में रखना कि आपका याद इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं, इतनी हेडिंग देख रहे हैं, तो इसमें आपको सब चीज़ें आ जानी चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि साइमन कमीशन के साथ क्या इशू था, या सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के साथ क्या इशू था, ये क्या था एक्चुअल में, इसका क्या प्रभाव पड़ा तात्कालिक राजनीति पर, और उसका क्या प्रभाव देश की जनता पर पड़ा, और इसके ब्रिटिश शासन पर क्या पड़ा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए उसी वक्त। तो कुछ जो है
कुछ आप, हमने वैन में लिखा भी है इस चीज को कि आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिएगा हमेशा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या पिछले जो आए हुए हैं सवाल, उनसे आपको एक आइडिया लगता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अदरवाइज जो है आप पढ़ेंगे फिर क्या है कि भूल जाएंगे। अगर आप समझ के पढ़ेंगे कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो एक हैबिट इनकलकेट या अपने आप डेवलप हो जाती है, जिससे आपको खुद लगने लगता है कि ये फैक्ट जो है हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी विषय पढ़े, ठीक है, उनको उनको जो है लिखने के प्रयास करें कि दिन ब दिन जो है, जैसे अगर आज कोई टॉपिक, आज ऐतिहासिक क्रम या फिर कुछ प्रावधानों के बारे में अगर आप, या कोई अनुच्छेद के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में आगे पढ़ रहे हैं या मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो उनसे संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन जरूर लिखने का प्रयास करें प्रीलिम्स के साथ ही। फिर उसके बाद जो जो पीछे कॉन्सेप्ट है उनको, उनमें भी क्लैरिटी लाने की कोशिश करें कि अगर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया या मौलिक अधिकार को शामिल किया गया या राजनीति के निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसको शामिल किया गया, तो वो उसको शामिल करने के पीछे लक्ष्य क्या था, जो संविधान निर्माता थे उनका क्या उद्देश्य था। तो जैसे किसी का राजनीतिक समानता लाना है, किसी का आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, किसी का नागरिकों को अपने कर्तव्य, जो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं उसके बदले में उनसे जो कर्तव्य की आशा की गई उसको शामिल करना था। तो ये होता है इस तरीके से। आप में जब एक पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी आपको, तो अनुच्छेद को समझने में भी आपको आसानी होगी कि डीपीएसपी में अगर सामाजिक आर्थिक से संबंधित कोई प्रावधान का पूछ रहा है आपको, आपको याद नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, ये तो सामाजिक समानता की बात ला रहा है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट ना होकर ये डीपीएसपी का पार्ट होगा। अगर कोई राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित बात कर रहा है, जैसे समागम की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये किस में आएगा, आपके मौलिक अधिकार में आएगा, क्योंकि ये राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट में भी एक क्लैरिटी आनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है इसमें, अगर मेंस में बात करें कि जीएस पेपर 2 में किस तरीके का करना है, तो हमें ऐतिहासिक आधार, इसकी विकास और विशेषताएं, स्ट्रेटजी में इसको हम डिटेल में बता चुके हैं, तो इतना हमें नहीं लगता कि यहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस यानी महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना भी, क्योंकि बुनियादी संरचना के कौन कौन से तत्व हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें भी देख लीजिएगा। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवादी संरचना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय, है ना। तो फिर राज्यों के बारे में जो आपकी 7वीं अनुसूची में के विषयों का विभाजन है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मूल संरचना का मतलब ये है कि जो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था, जिनको संसद किसी संशोधन द्वारा समाप्त या शून्य नहीं कर सकती, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप हुआ था उसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में शंकरी प्रसाद केस में बोला था कि जो संसद है वो सारी चीज़ें कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है। फिर उसके गोलकनाथ में बोला कि नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, सर मौलिक अधिकार को संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामले में ये मूल अवसंरचना या बुनियादी अवसंरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कहा गया कि ये सबसे बड़ी पीठ थी, मतलब इसमें 13 जजेस की बेंच या 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, उस समय की सबसे बड़ी बेंच थी। फिर उसमें जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया बुनियादी संरचना की, कुछ चीज़ों को संविधान, जो संसद है वो संशोधन के द्वारा जो है शून्य या निरस्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप मेंस को अच्छा लिख सकेंगे। और जो बहुआयामी कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्वेश्चन में एक बहुआयामी तत्व को शामिल करना या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना या दृष्टिकोण रखना, तो तभी आप दे पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट में एक क्लैरिटी होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उसके बाद अन्य देशों की भारतीय संवैधानिक योजना से तुलना, जो कि अक्सर प्रीलिम्स में भी पूछ दिया जाता है कि जैसे आपको मैच करने को दे देता है कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, या राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया, या उपराष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ से लिया गया,
तो इस तरीके की चीज़ें मैच करने को पूछ देता है कि कौन सा अमेरिकी संविधान से लिया गया है, कौन सा कनाडाई संविधान से लिया गया है, या कौन सा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ को याद कर लेंगे तो अपने आप आगे के जो आपके दिमाग में बने रहेंगे। अगर नहीं कभी भूल भी जाते हैं तो आप रीजनिंग से निकाल लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो इतनी बार आपके सामने आते हैं, इतनी बार आप उनको देखते हैं कि आपको वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको वैन है, अब रही बात आगे वैन की, तो वैन में क्या है कि एक आपको गाइडेंस दिया गया, जो आपको हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि वैन को इसीलिए एक कंसाइज वे में पेश किया गया है कि जिससे आप सरसरी निगाह से एक बार आप पहले रेफरेंस बुक से देखें, या फिर अगर डायरेक्ट वैन से देखें तो अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या आपको कठिन पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें समझ में, अगर हमारा इस तरह से समझिए कि कभी कभी ये दिक्कतें होती है कि हिंदी में खास तौर से, कि अब जैसे शब्द आया लोकतंत्र, ठीक है ना, ये कोई ऐसा टर्म नहीं है कि मतलब कोई अलग या अजूबा टर्म है। तो जैसे लोकतंत्र है, ठीक है, तो लोकतंत्र अगर हिंदी में आए तो डेमोक्रेसी को लोकतंत्र लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप लोकतंत्र नहीं समझ पाएंगे। तो कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, या फिर जैसे वेरिएबल है या चर बोला जाता है, या बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंग्लिश में आसान रहते हैं, हिंदी में बहुत टफ हो जाते हैं। तो वैन में क्या है कि आपको क्रक्स नोट्स दिया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं जो संविधान में इस्तेमाल किए गए हैं या पॉलिटी में आपको याद रखनी चाहिए, तो उनको, जैसे आप की बात है अभी इससे याद आ रहा है, जैसे प्रछन्न बेरोजगारी, ठीक है ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब प्रछन्न बेरोजगारी है तो ये आपको थोड़ी नहीं पता होगा। अब चाहे हिंदी कितनी भी आसान लिख दिया जाए, प्रछन्न बेरोजगारी ही इसे कहा जाएगा, इंग्लिश में भी डिसगाइज्ड कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सारे शब्द आप आसानी से समझ सकते हैं या सारे शब्द आपको आ रहे होंगे। कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें देखना पड़ता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आ ही रहा होगा सब चीज़। तो ये वोकैबुलरी की समस्या है या शब्दावली की समझ की समस्या भी हो जाती है। तो ये हम क्लियर आपको कर दे रहे हैं इसलिए कि कभी कभी आता है जहां हम गलत समझ बैठते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है या हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अपने ऊपर शक किए बिना, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई वर्ड या शब्दावली नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप गूगल में डालिएगा। अभी गूगल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर आप हिंदी में भी इसको डालेंगे, कोई जो शब्द है उसको हिंदी में ही, क्योंकि कीपैड भी हिंदी में अब इजीली सारे डिवाइसेस में अवेलेबल है, अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है। अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना है, उसमें और डिटेल उसके सारे फंक्शंस तक बता देता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो पढ़ाई आप कर रहे हैं जो भी, तो उसमें आपके, हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी में जो है एक डाइवर्सिफिकेशन हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, जिससे आप ज़्यादा मार्क्स लेके आए। ना कि हम सिर्फ ये चाहते, हम ये नहीं चाहते कि आपके टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज़ें करना है। अब इसमें आपने वैन में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी लिखा है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम आगे समझेंगे कि किस तरीके के आ सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट को बेसिक समझिएगा, जैसे इसमें संवैधानिक नैतिकता के बारे में पूछा कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। यानी इसके जो बेसिक क्रक्स हैं या बेसिक जो जैसे शब्द हैं, समानता, संप्रभुता, लोकतंत्र, समाजवादी, ये सब, ठीक है, प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से, मतलब रिलीवेंट जो जुडिशियल जजमेंट है उनकी सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद है विविधता, समता, समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये सारे यूपीएससी में आए हैं। अब ये क्या है कि जैसे दिमाग में आप रखें तो आपको विविधता, समता, समावेशिता, ये तीन वर्ड आपको यहाँ पर समझ में आए कि तीन वर्ड के बारे में पूछ रहा है और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है? उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने। उच्चतर मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, और अगर सेकेंड लेयर पे जा रहे हैं तो उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पर आपको जो है डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है।
ठीक है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अभी कितना है और कितने परसेंट की एक आशा है। और महिलाओं की आबादी अगर लगभग 50% तो है ही, किसी भी देश की किसी भी समाज की में महिलाओं की आबादी जो होती है वो 50% तो होती है। तो वो 50% के अकॉर्डिंग महिलाओं की अगर भागीदारी कम है या उनका प्रतिनिधित्व कम है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसे क्या है इसमें कोलोजियम का रोल, या फिर महिलाओं की जो शिक्षा पद्धति है या शिक्षा प्रणाली में उनकी भूमिका है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। इन सारे डेटा को आप किस तरीके से जोड़ेंगे ये हम आगे समझेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान में समानता की धारणा को लेकर विशिष्ट विशेषताओं को विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और लिखने में आसानी होगी। और देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या हिस्ट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड या इवन इकोनॉमी से भी रिलेटेड, तो एक बात जानिएगा कि मेंस में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपको क्योंकि 7 से 8 मिनट ही मिलता है लिखने को, ठीक है, तो 7 से 8 मिनट में आप लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा होता है या हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा होता है, इकोनॉमी सब्जेक्ट ऐसा, तो एक सेट पैटर्न अपना बना लीजिएगा कि हमें इंट्रो क्या लिखना है या कंक्लूजन क्या लिखना है। मेन बॉडी में तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि जब आपका एग्जामिनर पढ़ना शुरू करता है तो अगर आपका स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। आपके कंक्लूजन इसलिए अच्छा होना चाहिए या लास्ट के पैरे आपके इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि मार्क्स उसी टाइम देगा। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि मतलब एग्जामिनर को दुखी नहीं करना है, आपका मोटो यही होना है अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाना है। फिर उसके बाद जैसे 69 संविधान संशोधन के बारे में, तो आप 69 और 61 ये दोनों में कंफ्यूज भी होंगे और दोनों बार बार आपको पूछा जाएगा। ये दिल्ली से संविधान, दिल्ली में जो आपके दिल्ली विधानसभा निर्मित की गई या दिल्ली को जो सब्जेक्ट या जिन विषयों का प्रशासन दिल्ली विधानसभा को हस्तांतरित किया गया उससे संबंधित प्रावधान है। इसमें से कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता कि किन विषयों को जो है आरक्षित किया गया केंद्र के लिए ही। तो जैसे उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है जिसकी बार बार डिमांड की जाती है, वहाँ पे लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है या लोक व्यवस्था है, इन सारे सब्जेक्ट को आरक्षित किया गया केंद्र सरकार के लिए। तो इस पुलिस को लेकर ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन किया जाता है दिल्ली की जो भी विधानसभा हो उसके द्वारा कि उसको हस्तांतरित किया जाए, लेकिन उसकी कुछ जो है सीमाएं हैं इसी वजह से नहीं किया जाता क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली की राजधानी के दिल्ली स्वयं के या विधानसभा होने के साथ वो देश की भी राजधानी है। वहाँ पे है जो है हज़ारों डिप्लोमेट्स रहते हैं जो कि कई 100 देशों के हैं वहाँ डिप्लोमेट। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर भी हैं। तो ऐसी दिल्ली जो है सिर्फ दिल्ली की ही वजह से नहीं है, वो देश की भी राजधानी का कार्य करती है, इसलिए तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीज़ें मतलब समझिएगा। तो ये जैसे आपको बताया 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट में ही आपका मेंस का हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई तो केस में क्या है, तो ये केस जो जजमेंट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने केशवानंद भारती या मेनका या गांधी या मिनर्वा मिल्स के बारे में या फिर कोहिलो केस के बारे में, ठीक है ना। तो इन तरीके के जो केस हुए हैं जो वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ से हैं, जैसे सायरा बानू का केस है ट्रिपल तलाक से, सबरीमाला का तो धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर प्रवेश से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट जो सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो किसी न किसी चीज़ से संबंधित है, तो उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने देखा मेंस में जो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का क्या होता है कि क्वेश्चन 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका स्टैटिक होता है, ठीक है, दूसरा क्या है डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि आपसे बहुत स्टैटिक चीज के बारे में पूछ दे जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1919, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ दे, ऐसे मतलब क्लास के बारे में या अनुच्छेद के बारे में या प्रावधान के, कि जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें और इसने जो है भारतीय संविधान को किस तरीके से प्रभावित किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो इसमें फैक्ट चेंज नहीं होने वाले हैं,
ठीक है ना। तो इस पे आप ये स्टैटिक टाइप का। डायनामिक में क्या होता है कि वो चीज जुड़ जाते हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम जो है बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर निष्ठा के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है, तो निष्ठा के अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 जो है एक ऐसा वास्ट अनुच्छेद है जिसको लगातार व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है और उसमें नई नई चीजें जोड़ी गई। जैसे राइट टू लाइफ सिर्फ जीवन के अधिकार तक ही सीमित नहीं, जीवन के अधिकार को किस प्रकार, इसमें इवन सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, ठीक है। किसी भी, इवन ये भी है कि जो कैदी कोई है या फिर कोई किसी को मतलब पकड़ा हिरासत में लिया जा रहा है तो उसको बेड़ियां पहनने का अधिकार या नहीं अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया क्योंकि ये सम्मान से जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद राइट टू इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का अधिकार, राइट टू लाइफ, यही जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ, है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से ही निकाली गई हैं। तो इसको बात किया, अभी राइट टू रिपेयर भी ऐड किया गया अभी हाल ही में। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि इसको डायनामिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोनों में क्या होता है, मार्क्स लाने में डायनामिक प्रवृत्ति में क्या होता है कि आप कितना इंटर रिलेट करते हैं। तो इसके लिए डायनामिक के लिए हमने पहले भी बताया था, जो डायनामिक है डेवलपमेंट, उसके लिए जो बाबा पीडिया आपको डेली दिया जाता है, या हम ही अक्सर कोशिश करते हैं कि जो डेली जो टॉपिक आ रहे हैं जो पॉलिटिकल या फिर और भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि इतना हमने एक तरह से सारा डिटेल में देख लिया है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, कि अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये विषय जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने पहले बात कर लिया, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना कहाँ से है, जो मुगल कालीन पतन हुआ, मुगल का पतन मेनली क्योंकि पूछा वहीं से जाता है, जब मुगल शासन पतन हुआ तो फिर उसके बाद किस तरीके से धीरे धीरे कंपनी के जो शासन या सत्ता में बढ़ोतरी हुई या बढ़ावा मिला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियों को शामिल किया गया। तो अब क्या है कि जब 1600 में ब्रिटिश, तो 1600 में जब ब्रिटिश कंपनी आई तो वो उसी तरीके से आई जैसे पुर्तगीज कंपनी या पुर्तगाली कंपनी आई या डच कंपनीज आई, कि ईस्ट इंडिया में खाली इनका ज़्यादा स्टार्ट में जोर था कि मसालों का व्यापार करें, रेशम का, शोरा या साल्ट पीटर का व्यापार करें, जो कि पूर्व में बहुत ज़्यादा था। उसके बदले इन्हें बुलियन देना पड़ता था यानी सोने देना पड़ता था, जो कि इनको जो है, जबकि बहुत लाभकारी ये व्यापार था। कि जैसे हम बता सकते हैं कि जब वास्को डी गामा आया था कालीकट, तो जब कालीकट पहुंचा तो जो खर्च हुआ था, जो यहाँ से वापस उसी नाव पर अपनी जो सामान लेके गया था, ठीक है, तो जो मसाले लेके गया था, जो यात्रा का खर्च हुआ था उसका टोटल, उससे 60 गुना 60 गुना ज्यादा 60 गुना ज्यादा लाभ उसको मिला था वहां पर। तो आप इससे समझिए कि कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल था। लेकिन ये एंशियंट टाइम से हम हिस्ट्री में भी देखेंगे कि वहां पर भी जो है प्लिनी ने आंसू बहाया था कि जो यूरोप का सोना, जो है यूरोप का सोना इवन छोड़िए कि पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सोना जो है भारत की धरती में जाके समा जा रहा है, या भारत समाहित हो जा। क्योंकि जब मुगल काल पतन हुआ था या मुगल टाइम का अगर लास्ट फेज देखें तो भी विश्व में 25% की भागीदारी से लेकर 1/3 भागीदारी जो है व्यापार में भारत की ही कही जा रही थी। मतलब इससे समझिए कि भारत का डोमिनेंस या प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर कितना अधिक था कि पूरे विश्व के देश जो है भारत की तरफ नजर करते थे, चाहे व्यापार के लिए बात हो या राजनीतिक सत्ता की बात हो। तो भारत जो है इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग था, जो कि बंगाल की खाड़ी से लेकर चाइना तक और फिर उधर पूरा यूरोप तक, क्योंकि अमेरिका में इस तरह से कोई नहीं इनिशियल स्टेज थी, वो तो क्योंकि खोज ही इसी वक्त हुआ। इस समय जो अमेरिका कोई डेवलप नहीं था, सिर्फ एक बन रही थी कॉलोनी जो कि इन्हीं लोगों की ज़्यादा थी जो ब्रिटेन और फ्रांस के थे। लेकिन इन क्षेत्रों को देखें हम तो भारत जो है एक स्ट्रांग डेवलप्ड स्थिति में उस समय था। तो भारत में व्यापार के लिए एक होड़ थी। तो 1600 में जो है ब्रिटिश स्टार्टिंग में आए तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए,
जिनका जो शुद्ध कार्य व्यापारिक था, और इन्होंने मुगल शासक से अलग अलग टाइप के फरमान, जिसमें फर्रुख सियार का फरमान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक मतलब वहीं से शुरुआत हुई कि मतलब किस तरह से इनको राजनीतिक सत्ता की भी आकांक्षा अपने आप में जगी, क्योंकि उस फरमान के तहत जो है उनको एक लमसम अमाउंट देके जो है पूरे बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था कंपनी को, तो जिससे जो है उनको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो पर्सनल यानी प्राइवेट अपना ट्रेड भी उसमें शामिल हो गए, जिससे भ्रष्ट नीतियों की शुरुआत हुई थी। तो इससे क्या होता था कि बंगाल क्षेत्र में जो वहाँ के लोकल बुनकर थे या लोकल बिजनेसमैन थे उनको घाटा होता था, क्योंकि ब्रिटिश व्यापारी को जब टैक्स नहीं देना पड़ता था तो उनके जो वस्तुओं की कीमत होती थी वो कम हो जाती थी। वहीं जो है भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था क्योंकि वो उनके पास फरमान था। तो यही जड़ थी। इसी की वजह से इसी का अपोज करने के लिए सिराजुद्दौला द्वारा जो है ब्रिटिश शासन पर कंट्रोल करने की या ब्रिटिश कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए युद्ध किया गया, जो प्लासी से पहले हुआ था। लेकिन उसमें उसका नतीजा ये निकला कि इंडियन कॉन्स्पिरेटर के साथ ही ब्रिटिश कंपनी ने मिलकर वो धीरे धीरे बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद जो हम देखते हैं कि पूरी तरह जो है दीवानी या टैक्स कलेक्शन का अधिकार जो है अंग्रेजों के हाथ में ही मिल चला गया, और जो इंडियंस थे या जो नवाब थे बंगाल के उनके हाथ में सिर्फ प्रशासन रहा, जो कि एक तरह से मतलब एक तरह समझिए कि पैसे कमाने का जो जरिया था वो ब्रिटिश कंपनी के पास था, और जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी जो कि एक लायबिलिटी थी वो इनके पास थी, नवाब के पास थी। तो इस तरह से ये चेंजेस आए, और फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेज किस तरीके से सत्ता में आए वो चीज़ें हम बहुत डिटेल में जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अब जो कंपनी का इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये हुआ ऐसी चीज़ें हुई तो इसमें ब्रिटिश सत्ता द्वारा जो है बहुत उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते जो है बंगाल क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अकाल आए, और कुछ ही सालों में अगले 10 से 12 साल में जो है पूरे बंगाल क्षेत्र की 1/3 आबादी जो है कब अकाल की गोद में समा गई वो पता भी नहीं चला। तो कितने बड़े अकाल आए इससे आप समझ सकते हैं, जिसको लेकर जो है आनंद मठ में जो आनंद मठ है उपन्यास, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे हालात उसके बाद बंगाल में हुए। ठीक है, तो ये तो मतलब एक ब्रीफ डिटेल की बात कर रहे हैं। फिर इसी सब के चलते जो है आगे जो है उनके जो भी चार्टर आए या एक्ट आए, जिसको ये एक चीज़ समझिएगा कि कंपनी के मतलब शासन काल में 1947 तक की बात कर रहे हैं, फिर कंपनी के शासन या फिर ताज के शासन या क्राउन शासन के बारे में हमेशा एक चीज़ सुप्रीम थी, जो कि था ब्रिटिश प्रॉफिट या ब्रिटेन का प्रॉफिट, वो सबसे सुप्रीम था। उसके बाद चीज़ें जो लॉज आए समय समय पर, वो एक तरह से अपने कार्यों का औचित्य साबित करने के लिए कि हम सही हैं उस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए ये कानून बनाए जाते थे समय समय पर। अगर मतलब भारतीयों की भलाई के लिए अगर ऐसा होता तो ऐसी हालत में ना छोड़ते कि भारत जो हमने बताया कितना कि विश्व में 1/3 से लेके 25% तक व्यापार में भूमिका थी, जो आज तक नहीं आई। और जब 1947 में ब्रिटेन जो या ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई तो भारत जो विश्व के सबसे एक गरीब देशों में से एक था। तो कैसे हालत में ब्रिटेन के पास आया था भारत, और किस हालत में उसको मतलब दिया या वापस किया या पहुंचा दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी की ही थी। क्योंकि ब्रिटेन का जो हम बताए थे कि पूरी दुनिया का सोना जो है वो भारत में आके समा जाता था, क्योंकि भारत इतना जो इकोनॉमिक डोमिनेंस था, ये क्योंकि भारत को कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी इंपोर्ट करने की तब, क्योंकि तब तो फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ नहीं थी कि तेल का आयात आ रहा, तो भारत को कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पूरे विश्व को भारत की चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे मसालों की ज़रूरत, क्योंकि
जो तब जो है ऐसे फ्रिज या कूलेंट का तो था नहीं, तो मसाले जो है एक तो टेस्ट डेवलप करते हैं, साथ में जो है कई बीमारियों से बचाते हैं जो ठंड क्षेत्र में रहते हैं, फिर उसके बाद प्रिजर्व करने के भी काम आते थे, क्योंकि फूड को प्रिजर्व करना इन मसालों की सहायता से बहुत आसानी से काफ़ी दिनों तक बनाया जा रखा जा सकता। तो इस तरीके से जो मसाले थे वो कई मल्टीपर्पज़ यूज़ होते थे। फिर इंडियन कॉटन या इंडियन रेशम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर था, जो कि आप सिल्क रूट का जब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे। फिर अन्य चीज़ें जो भारत में पाई जाती है, या खाद्यान्न पदार्थ की या फिर साल्ट पीटर की, ये सारी चीज़ों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पर थी। ठीक है, तो ये तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमें जो चीज़ जानना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें कि ये सब जो चीज़ें कॉमन एस्पिरेंट है के साथ जो प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों पर हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कि किस किस चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम जैसे कंपनी के शासन की बात करें, ठीक है, तो 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था, जिसके बारे में हमने बात की। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और 1947 तक चला, आज़ादी के समय तक। ठीक है, अब जो है कंपनी के शासन के समय जो है कौन कौन से आए, या कंपनी रूल के तहत कौन कौन से अधिनियम इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलेटिंग एक्ट, एक पिट्स इंडिया एक्ट, एक चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम में कौन कौन से हैं बता चुके हैं, 1813, 1833, 1853। ये जो 20-20 साल के गैप पे पास किए गए थे, क्योंकि 20-20 साल का अधिकार दिया जाता है। इसमें हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ब्रिटिश, पहले कंपनी इंडिपेंडेंट थी, फिर उसके बाद किस तरीके से जो है इसमें प्रशासन शामिल हुआ या ब्रिटिश पार्लियामेंट शामिल हुई। फिर जब कंपनी का शासन आए, जो क्राउन का शासन आया, या ताज का शासन आया, या महारानी का शासन आया, तो भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये 3 टाइप के अधिनियम जो है उसके बाद आए, जो कि 1858 से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद 1861, फिर उसके बाद 92, फिर उसके बाद 1909, 1919, फिर उसके बाद 1935, अब लास्ट वाला 1947 में आज़ादी का अधिनियम आता है। ठीक है, तो आपको ये जानना। फिर अब 1773 से 1773 से 1858 की बात करें, तो हुआ ये कि ये 1773 का ये याद रखिएगा कि फर्स्ट ये एक्ट है जिसमें पार्लियामेंट को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के शासन में दखल अंदाजी करने का मौका मिला। उसके पीछे ये हुआ कि क्योंकि बताया था ना फरमान, अभी आप इंटर रिलेट करिएगा कि जो फरमान की बात की थी, या कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों की या भ्रष्ट कर्मचारियों या करप्ट कर्मचारियों की बात की थी, कि जो फरमान मिले थे या जो फैसिलिटीज मिली थी उनको कंपनी के शासन के तहत ना यूज करके वो अपने फायदे के लिए यूज करते थे। यानी कंपनी का ट्रेड करने के बजाय वो अपना खुद का ट्रेड बढ़ाते थे। तो उससे फायदा क्या होता था कि उनकी वेल्थ बढ़ रही थी, समझ रहे ना, उनकी पर्सनल वेल्थ बढ़ रही थी, एम्प्लॉय की पर्सनल वेल्थ बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी की वेल्थ, कंपनी को क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। अब वो सेम समझिएगा कि अभी क्या है कि देश की जो इनकम, अभी जैसे कोई इनकम टैक्स का अधिकारी है, ठीक है, वो करप्शन कर रहा है, तो अब सरकार को जो है 10 करोड़ के लिए किसी इंसान से 10 करोड़ रुपए जो है टैक्स लेने हैं। लेकिन अब इंसान क्या करे, वो अधिकारी क्या करे कि बोले कि हमें जो है 3 करोड़ दे दो या 4 करोड़ दे दो, हम ये केस रफा दफा कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक्चुअल में सरकार को 10 करोड़ का घाटा हो गया, लेकिन अगर एज अ एम्प्लॉय देखें तो उस अधिकारी की वेल्थ में इंक्रीमेंट हो गया। तब तो ऐसी कोई वाचडॉग या संस्था थी नहीं, तो हुआ क्या इसका कि कंपनी के अधिकारी बहुत ज्यादा अमीर हो गए। और फिर अगर मतलब इंग्लैंड में एक होड़ मच गई कि जो कि हम देखेंगे कि आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों जो इंडियन जो सिविल सर्विसेज थी उसको नहीं चाहता था कि उसमें इंडियन शामिल हो पहले, फिर उसके बाद इंडियन शामिल भी हो रहे, तो उसकी एज बहुत कम रखी गई कि जिससे वो शामिल होने का एक दिखावा कर पाए लेकिन वो सेलेक्ट ना हो पाए। फिर उसके बाद इसमें यह भी क्लास लगाया गया कि इंग्लैंड में ही सिर्फ परीक्षाएं हो। तो पहले समझ रहे कि कितना ज़्यादा कंपनी में एक एम्प्लॉय बनने के लिए या घुसने के लिए कितना टफ था। सेम एज अ सिविल सर्विसेज आप समझ सकते हैं जो अभी आप देख रहे हैं, या गवर्नमेंट सर्विसेज। क्योंकि
आपको क्या लगता है कि मतलब है ठीक है कुछ लोग ईमानदार हैं, ये 100% पे अप्लाई नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि मतलब सबको ईमानदारी की ही भावना से जा रहा है। क्योंकि है क्या कि सबसे आसान साधन यही है अपने परिवार को, अपने आप को, खुद को अपलिफ्ट करने का, सरकारी नौकरी। ठीक है, तो इसीलिए सब लोग इस तरफ भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की बात है वो तो है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जो अपना जो जैसे कंपनी के बताया था ना आपको कि कंपनी के जो है संकट का सामना कर रही थी, लेकिन इसके एम्प्लॉय जो है दिन ब दिन बहुत अमीर होते गए। तो हुआ क्या इससे कि जो वहां पे ब्रिटेन में ऐसे या इंग्लैंड में ऐसे हालत थे कि लोग जो है दो ग्रुप बन गया था। एक कंपनी के एम्प्लॉय का ग्रुप वो अलग था, और एक कंपनी में काम न करने वालों का ग्रुप एक, जो उनको बुरा भला कहता था और जो उन पर दबाव डालने की बात करता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब जब अब ब्रिटेन में वहां पर डिस्पैरिटी दिख रही थी साफ साफ कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो बहुत अमीर हैं, अब वो करप्शन के ही थ्रू हैं। ठीक है, वो भी सबको पता था सिंपली। तो अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब संकट का सामना करना पड़ा और उनको पैसे की जरूरत हुई, तब इन्होंने स्टार्ट किया, तब पार्लियामेंट में उस पक्ष ने दबाव डाला। ठीक है, कि क्यों जो है कुछ लोग ही कंपनी के जो है कार्यों का फायदा उठाएं। तो सबसे पहला क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्योंकि एक साथ तो पूरा कंपनी, क्योंकि कब कंपनी वाले तो पैसे वाले थे ना, तो आप इतनी जल्दी तो उनकी सारी चीजों को, वो चाहे कम थे, जनसंख्या में कम थे, लेकिन उनका भी क्योंकि उनके पास पैसा था, तो उनके दबाव के आगे जो है उतना नहीं चली। अब वो पैसे की डिमांड जो है वो फुलफिल की गई, लेकिन उसके साथ जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया। ठीक है, तो 1773 के एक्ट में कुछ प्रावधान बनाए गए जिससे जो है जिसके आधार पर कंपनी को रेगुलेट किया जाना था। तो ये जो है कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की हिस्सेदारी कुछ नहीं थी, मतलब जीरो थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इस आर्टिकल से ही पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली कि कंपनी जो है कोई मतलब एक क्षेत्र को संभाल रही है या क्षेत्र का प्रशासन कर रही है, इस बात को वैलिडेशन मिला। ठीक है, और फिर इसने कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासन की एक तरह से नींव रखी। क्योंकि जो एक केंद्रीय प्रशासन किसको कहा जाता है, सिंपल था कि जिसमें जो है एक चेन बनी हो, कि कोई एक सबसे ऊपर हो। जैसे अभी कैसे है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है हर जगह जो है गवर्नर कर रहे हैं, गवर्नर के बाद जो है अलग डिस्ट्रिक्ट में डीएम हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह से है ना। तो पूरे देश में एक चेन बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो है केंद्रीय प्रशासन की बात हो रही कि अब जैसे केंद्रीय प्रशासन अगर उस समय की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से था कि पहले जो है गवर्नर जनरल बनाया, गवर्नर जनरल। ये जो है अगर जैसे पहले भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल तो बनाया गया, तो इसके अंदर में जो है अब ये बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी रखी गई। फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों को शामिल जैसे जैसे किया गया, उनकी प्रेसिडेंसीज को शामिल किया गया। और इन सबकी शक्ति का संकेंद्रण कहाँ था, गवर्नर जनरल में, जिसका पीक जो है या चरम कह सकते हैं कि बेंटिक के काल में था। कि बेंटिक के काल में जो है सारी शक्ति जो है गवर्नर जनरल में समाहित हो गई थी। ठीक है, जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे दूर हुआ। फिर आप देखते हैं कि किस तरह से 1861 में फिर से जो है विधायी और कार्यकारी शक्तियों को स्थानांतरित किया गया, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को हमने देखा कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। कुछ पॉइंट्स आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी याद रखिएगा कि कौन से प्रीलिम्स के लिए हैं, कौन से मेंस के लिए। ठीक है, तो अब जो है विनियमित करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो अब बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का दिया गया। अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। अब बेंटिक के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगेगा यही। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। और इनकी सहायता के लिए प्रशासन में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता की गई। ठीक है, अब पहला कौन था, जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वो ये थे सबसे पहले। अब इसको अगर याद करने के लिए क्रोनोलॉजी में आप अगर रख लें, ठीक है, तो इसमें जो गवर्नर जनरल बनाया गया, क्यों, क्योंकि
मतलब अब हमने बताया ना कि प्रशासन का जो संकेंद्रण जो है केंद्रीय बनने लगा, और साथ में जो है इसी काल में जो बंगाल की और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इन लोगों को जो है कलकत्ता के ही गवर्नर जनरल के अधीन या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन सारी चीजों को लेकर मतलब जो मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी है या बंगाल प्रेसिडेंसी है या फिर और बम्बई प्रेसिडेंसी है, तो इन चीजों को दूर करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई 1774 में ही। ठीक है, और फिर इसका मुख्य कार्य क्या था, जो हमने बात की थी, जो करप्ट कंपनी के कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण और उनको प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो इसीलिए इनका सबसे पहला क्या क्या काम है कि वहां पर ये लोग फेमस हो गए थे कि ये लोग करप्ट हैं या फिर ये उपहार गिफ्ट ट्रेड पर्सनल ट्रेड के नाम पर लेके अमीर हो रहे हैं। अब ब्रिटेन में एक तरह से जो है सबसे प्राइम या क्रीमी नौकरी के नाम पे, जैसे इस तरह अभी इंडिया में IAS IPS या PCS की नौकरी कही जा रही है, उसी तरह ईस्ट इंडिया की कंपनी की नौकरी कही जाती थी। तो सबसे पहले क्या किया, बंद किया, ये भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या किया। गवर्नर जनरल जो है अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहलाने लगा, पहले सिर्फ गवर्नर कहलाता था। अब जो है इसका कार्य जो है 4 सदस्यीय परिषद की सहायता से या 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर उसको सहायता के लिए दिए गए। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे एलिजा एम्पे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया कि भारतीयों से उन्हें रिश्वत या उपहार लेने पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया, जो कंपनी के निदेशक या डायरेक्टर्स थे, ठीक है, वो 5 साल की अवधि के लिए चुने गए। कि टाइम क्लास कर दिया कि ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक पावर में बने हुए हैं, उनमें से 1/4 जो है हर साल जो है रिटायर हो रहे थे। तो उससे क्या, अब उनका री इलेक्शन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे देखिएगा कि कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, अब क्या है, इसी काम के लिए ये जो सुचारू रूप से चले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जो कि कंपनी पर मतलब एक तरह से ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर रहा था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो भी एक तरह से कंपनी के लिए ही कार्य करते थे। बस इनको ये था कि ब्रिटिश सरकार को हर जानकारी देना आवश्यक था। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि आगे जो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये याद रखिए, कलकत्ता में, या फिर जो एलिजा एम्पे की बात कर रहे हैं, ये भी प्रीलिम्स में या PCS में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनके नाम ही, तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके जो अधिदेश था इस सुप्रीम कोर्ट का, तो अधिदेश क्या था कि ब्रिटिश पर ब्रिटिश जो लोग हैं या ब्रिटिश आवाम या ब्रिटिश प्रजा है, उनकी दीवानी और फौजदारी का अधिकार संबंधित था। ठीक है, ना कि भारतीय मूल के लोगों का। इसका जो है भारतीय मूल से कोई संबंध नहीं था। इसीलिए इसके बाद जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य या मूल जो उद्देश्य था, जो कि 1881 में आया था, वो इसमें यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट था या सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापना की गई थी और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की गई थी, इन दोनों की शक्तियों का जो मतलब उनकी शक्तियों को एक मतलब बताना था कि किसकी शक्ति क्या है, और जो अधिरोपण हो रहा था या ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे की शक्तियों को, वैसे कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष को दूर करना था। मतलब सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बीच में जो संघर्ष हो रहा था शक्ति को लेकर, उसको दूर करना था। और ये सुप्रीम कोर्ट भारतीय मूल के लोगों से इसका कोई संबंध नहीं था, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब अगर सार की बात करें, अगर मतलब इसको हमने वैन में कवर किया है कि जिससे आप एक बार रिवीजन कर लें, तो वो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यही था जो पॉइंट हमने आगे बात किया है। ठीक है, तो फिर अगर रेगुलेटिंग एक्ट की यही आगे लिखा है कि मतलब किस लिए आया था 1781 में, जो आपका आया था, जो एक्ट आया था 1781, यहाँ पर हमने लगता है कि
1881 लिख दिया है, हाँ ये जो है 1781 है। ठीक है, ये आप ऐसे डेट्स जब आप याद करेंगे, जब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसमें जो कमियां थी वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 के तहत दूर कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 10 साल बाद। 1773 में वो आया था, तो 10 साल बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये क्या कर रहे हैं, ये जो पीछे की कमियां हैं या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हीं को दूर करने के लिए था, या और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए था कि जिससे कंफ्यूजन कम हो। तो इसमें क्या किया था मेनली, ये जो पिट्स नाम है वो विलियम पिट्स के नाम पे है, जो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके नाम पर था। इसमें क्या किया कि जो एक तो करप्शन पे कंट्रोल लाने के लिए चेक एंड बैलेंसेस की अवधारणा को लाया। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे वहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात थी ना, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ साथ कंट्रोल बोर्ड भी लेके आए। तो एक नियंत्रण बोर्ड हो गया और एक जो है निदेशक बोर्ड हो गया। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था राजनीतिक कार्यों को देखना। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था सिर्फ वाणिज्यिक कार्यों को देखना। तो इससे ये क्लियर कर दिया गया कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। तो एक क्लियर डिमार्केशन यानी एक सीधी रेखा खींच दी गई कि किसको काम क्या करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो था वाणिज्यिक कार्य देखने थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण जो बोर्ड था उसको जो है राजनीतिक कार्य देखने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये इसमें इसीलिए किया गया था कि करप्शन जिस तरीके से जो उम्मीद थी करप्शन को कम करने की, उस तरीके से कम नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था। तो इसके लिए इसके बाद आप देखेंगे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो आगे 1791-93 के बीच में आए थे, तो उस समय देखा गया कि उन्होंने सिविल सेवकों के और कंपनी के अधिकारियों की जो सैलरी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की थी। और उन्होंने जो कलेक्टर होता था या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, तो उसके जो न्यायिक और राजनीतिक जो दोनों कार्य थे उनको भी अलग अलग कर दिया था, कि जिससे और ज़्यादा जो जो असुविधाएं हो रही हैं या जो शक्तियों का विभाजन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किया गया था। तो इसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों को देख रहे हैं ना, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। ठीक है, जिसमें क्या था, 2 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे और 4 प्रिवी काउंसिल के। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटेन से काम करता था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल थे या 4 प्रिवी काउंसिल के भी थे। तो ये प्रिवी काउंसिल याद रखिएगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 तक का, तब भी अपील के लिए, जब आज़ाद हुआ था होने तक जो इंडिया में था, वो इंडिया में भी 1935 में बनाया था ना सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाए, अखिल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन जो प्रिवी काउंसिल थी वो अपील की सबसे उच्च वो थी। ठीक है, उच्च अदालत या उच्च न्यायालय कहा जा सकता है। तो प्रिवी काउंसिल उसको बोलते हैं जो ब्रिटेन में न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रिवी काउंसिल के भी मेंबर थे, और फिर जो है ये इनके भी मेंबर थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी मेंबर शामिल किए गए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश संसद भी शामिल हो रही है, धीरे धीरे अपने कार्यों को और फैलाव कर रही है। ठीक है, फिर वो जो नियंत्रण बोर्ड है उसी को शक्ति दी गई कि नागरिक कार्य या सैन्य सरकार या कोई भी राजस्व संबंधी गतिविधि हो, उन सबको नियंत्रित वही भी करेगी। लेकिन अभी भी मोनोपोली जो व्यापार को लेकर थी वो कंपनी के हाथों में ही बनी रही। लेकिन आप ये देखिएगा कि इस समय और दबाव बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि अभी भी क्या थी कि मोनोपोली या एकाधिकार कंपनी का ही बना हुआ था। ठीक है, लेकिन उसी समय ब्रिटेन में देखेंगे तो लूम करघे की जो खोज हो गई थी, मशीन से जो चलने वाले थे, या जेम्स वाट का भाप इंजन भी चालू हो गया था। तो ब्रिटेन में जो
कॉटन मिल बनने लगी थी। तो जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्रांति है वो इसी काल में ज्यादा चरम पर पहुंची थी। तो ब्रिटेन में भी एक डिमांड हुई, क्या था कि अपने जो कच्चे माल के लिए एक क्षेत्र जहां से कच्चा माल सस्ता मिल सके, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश कंपनी जो तैयार माल बना रही है, जो इंडस्ट्री में बना रही, उसको बेचने के लिए एक बाजार की जरूरत हो। तो इन्हें क्या हुआ कि क्योंकि कंपनी का अभी तक एकाधिकार बना हुआ था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे ये चीज का जोर जो है डाला जाने लगा कि कंपनी का ही एकाधिकार ना हो, सभी जो ब्रिटेन के सारे, मतलब ये था कि मतलब कोई चीज बट रही है तो क्यों सिर्फ एक ही आदमी खाए, क्यों ना सब खाएं, यही कॉन्सेप्ट था। तो उसलिए ब्रिटेन में एक डिमांड होने लगी कि क्यों जो है भारत के साथ जो संबंध है या भारत जो कॉलोनी है उसका क्यों लाभ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाए, क्यों नहीं हम सब उठाएं। तो इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, या फ्री व्यापार कर दिया या मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें जो है सभी लोग जो है व्यापार करने की आज़ादी दी गई, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, इसी समय आप देखेंगे कि यूरोप में भी नेपोलियन बोनापार्ट का था बहुत ज्यादा उछाला है, तो उससे जो व्यापार पर रुकावटें थी, क्योंकि मुख्य यूरोप में जो ब्रिटेन की कंपनियां व्यापार नहीं कर पा रही थी, तो उस समय भारत एक बड़ा बाजार था, कच्चे माल का भी स्रोत था। तो दोनों तरफ से ब्रिटेन से इंडिया से ब्रिटिश व्यापारियों को फायदा हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 1813 का जो अगला चार्टर पास किया गया, जो चार्टर अधिनियम, जिसमें एक अधिदेश दिया गया, तो उसमें जो है उन चीजों को शामिल किया गया जिसका असर जो है इसके सारे प्रावधानों में साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि बात किया 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, तो इस चीज से आप समझ गए कि जो लाइसेंस दिया गया था इनको कि यही सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, वो चीज खत्म कर दिया। चीन के साथ व्यापार और जो है भारत के साथ चाय के व्यापार पे कंपनी का सिर्फ एकाधिकार बना रहा है। सिर्फ दो चीज ऐसी थी, चीन के साथ व्यापार और चाय को लेकर व्यापार। ठीक है, तो ये चीज बनी रहे, इसको भी कंपनी के शासन को जो है 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 1813 के बाद जो है 1833 में जो अगला चार्टर है उसमें अलग प्रावधान है। तो ये 20-20 साल के लिए शुरू किया गया। फिर उसके बाद क्या, इसी अधिनियम ने मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धार्मिक जो धर्मांतरण है उसको उसमें संलग्न होने की स्वतंत्रता दी थी। क्यों, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं किया, कभी आपके दिमाग में आया कि 1813 के एक्ट में क्यों किया, 1813 के पहले भी कर सकते थे ब्रिटिश कि, क्योंकि ब्रिटिश की तो कॉलोनी बन गई थी, तो ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिश ही चर्च वालों को क्यों नहीं परमिशन दिए थे कि इंडिया में वो अपने धर्मांतरण संबंधी गतिविधियां मतलब कर सके। क्योंकि ब्रिटिश जो है हमेशा से एकदम वो इकोनॉमिक एंटिटी ही बने रहे, और उनका सुप्रीम जो मोटो था या सुप्रीम या चरम लक्ष्य था वो पैसे कमाना था, उनका कोई उसमें कोई डेविएशन नहीं था। अगर आप गौर से देखेंगे उनकी पॉलिसीज को तो उनके में कोई डेविएशन नहीं था। इसके लिए जो ब्रिटिश पादरी थे या ब्रिटिश चर्च वाले थे वो सेरामपुर मिशनरी का यूज करते थे। नाम आप सुने होंगे, बंगाल के पास है। सेरामपुर मिशनरी जो थी वो डेनिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी। ठीक है, तो उस समय वहां तक होता था। इसके बाद 1813 में ये काम किया कि 1813 में इन लोगों को भारत में स्वतंत्रता दी गई। इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि भारत में जो है उन चीजों की डिमांड बढ़ाना, क्योंकि अगर जैसे धार्मिक परिवर्तन हो रहा है तो ये लोग जो है भारत में अगर ये धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं तो और लोग जो भारतीय जो कन्वर्ट होंगे वो कंपनी के लिए ज्यादा लॉयल होंगे। ठीक है, तो ये इनका मुख्य कार्य था। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉफिट ही पीछे जो है बैकबोन का काम कर रहा था। फिर उसके बाद क्या था, इस अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को नियंत्रित किया और क्षेत्रीय और वाणिज्य लाभ खातों को अलग रखने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो है कंपनी का इस प्रावधान के बारे में बहुत कम, मतलब इतना ये हमने लिख दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता इसके बारे में कभी। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ये कभी कभी पूछ देता है कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए
खर्च करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो जो 1 लाख खर्च करने के लिए किया गया था कि जो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख कंपनी जो है हर साल करेगी। तो इसके बाद ही प्राच्यविदों और एंग्लिसिस्टों यानी एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट यानी जो है भारत शिक्षा का माध्यम जो हो वो भारतीय कोई भाषा हो या इंग्लिश हो। फिर उसके बाद लॉर्ड मैकाले का जो संकल्प है वो सारी चीजें इसके बाद ही आई, शुरुआत यहीं से हुई। क्योंकि अब 1 लाख की बात हो कि 1 लाख रुपए निवेश किया जाएगा, तो अब इसके बाद मतलब ये बात उठी कि अब जो है किस चीज को प्रमोट किया जाए, जो भारतीय जो संस्कृति या भारत में उपलब्ध साहित्य इनको किया जाए प्रमोट, कि जो ब्रिटेन में है उनको किया जाए। क्योंकि इसी के बाद आगे जो है लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो मतलब इंडियंस स्क्रिप्चर हैं या इंडियंस जो अवेलेबल बुक हैं वो सब रद्दी का ढेर हैं और उनका कोई वैल्यू नहीं है। और इंडिया के पूरे, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि तब के ज़माने का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि जो इंडिया के सारे जो जितने भी लिटरेचर हैं अवेलेबल उन सबको एक में मिला दिया जाए, तो जो ब्रिटेन की लाइब्रेरी में एक शेल्फ में किताबें रखी गई हैं वो भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव हैं या प्रभावशाली हैं। ये सारी चीज़ें जो है, उसी के बाद वाइट मैन बर्डन थियरी भी आई जिसमें जो है औचित्य साबित किया गया शासन का कि जो अंग्रेज आए हैं या गोरे लोग आए हैं वो हमें सुधारने के लिए आए हैं, हम जो है एक तुच्छ प्राणी हैं, हम जो है जीने के लायक ही नहीं है, हमें जीने का ढंग नहीं आता, हम सपेरों की धरती वाले हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट गढ़े गए, जबकि उन्होंने हमारे इतिहास को जो है एक तरह से नकार दिया एक तरह से। क्यों? क्योंकि हम अक्सर लेक्चर में बातें करते आए कि जिसके पास बल होता है वो अगर अगर वो इसको बोलेगा ये पेन है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन जिसके पास बल होगा वो बोलेगा कि इसको बोलो फ्रिज है, तो आप भी हंस के बोलेंगे कि हाँ ये फ्रिज ही तो है, अभी तो हमने इससे पानी पिया है। तो वही हाल है मैकाले का। अब मतलब उन्होंने किस सेंस में बोला, अब वो अपना लॉजिक, तो अगर किसी चीज को बोलना चाहे आदमी तो उसको लॉजिक से तो सेट ही कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज दिखा रहा है कि वाइट सुप्रीमेसी के तहत ऐसी जो है शब्दों ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया था। तो इंपॉर्टेंट ये प्रावधान है याद रखने के लिए एग्जाम में कि 1 लाख रुपए का निवेश करना था इन्हें, जो कि 1935 तक उधड़-बुन की स्थिति बनी रही कि कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। फिर जो 1835 में आया संकल्प। उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश जो लिटरेचर है उन्हीं को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा और माध्यम भी जो है अंग्रेजी रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका मकसद यही था कि रंग रूप से जो है भारतीय हों या सावले हों या काले हों, लेकिन सोच और विचार से और पहनावे से जो है वो ब्रिटिश हों या अंग्रेज हों, जिसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉजिक यही था। ये 1 लाख रुपए खर्च करने से कुछ नहीं हो रहा, 1 लाख खर्च करके वो जो है 50 लाख कमाने वाले थे आगे, क्योंकि 1 लाख खर्च करके 50 लाख लोगों का दिमाग चेंज करने वाले थे कि ब्रिटिश चीजें ऐसी होती हैं, ब्रिटेन का ऐसा कल्चर है, ब्रिटेन का ऐसा है। तो जिससे जो भारतीय हैं वो जो है ब्रिटिश चीजों की या ब्रिटिश कपड़ों की या ब्रिटिश वस्तुओं की या ब्रिटिश प्रकार के साहित्य की जो है आत्मसात करें और उनकी डिमांड करें, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कंपनियों को ही आगे फायदा होना था और ब्रिटेन की कंपनियां ही इससे जो है लाभ पाने वाली थी। ठीक है, तो ये चीज यहां तक समझ गए। इसके बाद क्या है कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। तो जैसे कि आगे हम देखेंगे कि 1881 में लाके रिपन ने स्थानीय सरकार को एक जो है सेट पैटर्न में आगे बढ़ावा दिया या फिर उनके लिए जो है कुछ अधिकार दिए। लेकिन शुरुआत जो है कहीं ना कहीं आप सबसे पहले जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बना था वो मद्रास में बना था, ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर लेकिन जो है इस प्रावधान ने भी स्थानीय जो सरकार थी या लोकल गवर्नमेंट थी उसको व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने को वाले को दंडित करने का भी अधिकार दिया। ये जो है दंडित करने का अधिकार जो है जब शुरू में सनसेट पॉलिसी या सनसेट लॉ लाया गया था या सूर्यास्त कानून लाया गया था, जब अंग्रेजों के हाथ में दीवानी राइट्स आए
या मतलब का टैक्स कलेक्शन का अधिकार आया, तब भी उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट किया था उसमें भी उन्होंने जो लोकल जो भी जमींदार जिसको अलॉट किया जाते था लैंड, जो जिसको भी टैक्स देना रहता था, तो उसके पास ये अधिकार दिया था कि वो जो है अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाने की भी जिम्मेदारी लेगा। वो बाद में आगे आगे जो के काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में देखा गया कि दरोगा वाला स्थापना किया, कि दरोगा बनाया और छोटे छोटे थानों की स्थापना करना शुरू किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं 1813 के चार्टर को। हमने देख लिया कि पूरी तरह से ये जो है ब्रिटेन में और वैश्विक स्तर पर हो रही घटनाओं से प्रभावित था, और ख़ास तौर से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जो वहाँ पे हुई थी उससे ज़्यादा प्रभावित था। अब हम आगे आते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले जो बताया था कि अब क्या है कि गवर्नर जनरल को जो है कहा जाने लगा कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये लॉर्ड बेंटिक जो थे वो सबसे, जो विलियम बेंटिक थे वो सबसे पहले जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और फिर इनको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि नागरिक और सैन्य शक्ति दोनों ही दे दी गई, और कहीं ना कहीं कहें कि जो शक्ति का संकेंद्रण था उसका ये चरम था कि इस समय जो है पूर्णतः जैसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण दे दिया गया। तो मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल जो था वो सबसे पावरफुल हो गया था। इस समय जो है मतलब पूरे देश में जो मतलब पूरा ब्रिटिश कॉलोनी थी उस पर जो है संपूर्ण अधिकार दिया गया था। इवन जो है बम्बई, मद्रास या फिर अन्य जो भी स्थान थे वहाँ के बारे में जो कानून बनाने की जिम्मेदारी थी या कानून बनाने की शक्ति थी वो भी इसी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, जैसा कि आगे लगा है, इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, यानी जो आगे हम देखेंगे कि 1861 में फिर से दे दिया जाएगा, और 1773 से पहले भी थी, लेकिन अब क्या है कि पूर्णता जो है 1833 के एक्ट में पूर्ण रूप से इनको जो है वंचित कर दिया गया इस शक्ति से, यानी कानून बनाने की शक्ति से। और गवर्नर जनरल को ही जो है पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के लिए असीमित अधिकार दिया गया, जो कि हम कह रहे हैं कि एक तरह से उसको जो है पूरा माई बाप बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके हाथ में ही शक्तियों का संकेंद्रण हो गया। ठीक है, और फिर क्या है कि इसमें जो है जैसे आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग, नियंत्रण कार्यों के लिए या राजनीतिक कार्यों के अलग अलग कार्य कर रही थी। अब इसमें क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बिजनेस एक्टिविटी थी उनको टोटल समाप्त किया गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने बताया था आपको 1813 वाले में कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो बढ़ रहे थे उनकी एक डिमांड थी कि वो जो है ज़्यादा हिस्सा शेयर करें। अब 20 सालों में और ज़्यादा वहाँ पे रिवोल्यूशन हुई और ज़्यादा चरम पे हुई, तो एक्टिविटी के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उन्हें ज़्यादा डिमांड हुई। तो अब क्या हुआ उसका प्रभाव कि 1833 में एक तरह से जो ब्रिटिश कंपनी थी अब वो एक प्रशासनिक निकाय बन गई, यानी एक मैनेजमेंट करने के लिए और एक रेगुलेटिंग का काम करने लगी, जो आगे जो है ब्रिटिश सत्ता को या ब्रिटिश जो ब्रिटेन के लोग थे या ब्रिटेन के व्यापारी थे उनको जो है एक सर्विस प्रोवाइडर हो गई, जिससे उनके लिए अछोड़ या प्रभावित क्षेत्र एक मिले जो एक बाजार के रूप में काम करे और फिर कच्चे माल के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करे। वही जो है भारत का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और फिर इसमें सारी चीजें जो है नागरिक और सैन्य संबंध अधीक्षण सारी शक्ति इसी को प्रदान की गई। फिर केंद्रीय सरकार राजस्व वृद्धि और व्यय पर पूर्ण नियंत्रण की गई थी, मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल के हाथों में सारी चीजें कर दी गई। फिर उसके बाद क्या किया गया, इसी में जो लॉ बनाने के लिए जो हम बाद में पढ़ते हैं आईपीसी या सीआरपीसी पहले पढ़ते थे, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, उसी में पहली बार जो एक विधि सदस्य या लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई 1833 के एक्ट के तहत, जिसमें जो लॉर्ड मैकाले जो है सबसे पहले थे न्यायिक सदस्य के रूप में
क्योंकि बेंटिक और मैकाले ये दोनों लोग सेम विचारधारा के, या फिर जिसको यूटिलिटेरियन या उपभोक्तावादी, जो जेरेमी बेंथम थे, एक नाम याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है, बहुत कम मुश्किल है, जेरेमी बेंथम। इनकी विचारधारा जो थी वो यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी विचारधारा थी। उपयोगितावादी विचारधारा थी, इसको थे, इन्हीं में बेंटिक भी इन्हीं के शिष्य थे। तो ये लोग उस पर थे, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, ठीक है। तो ये लोग जो अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख, तो उस पर कार्य करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छे काम हो। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट ये जो है ब्रिटेन की जनता के लिए अप्लाई करते थे, ना कि भारतीयों के लिए। तो इसीलिए उसी तरीके की पॉलिसी अपनाते थे। लेकिन बहरहाल आपको जो फैक्ट याद रखने हैं कि लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भारतीय कानून थे, इसका कार्य क्या था, जो अवेलेबल कानून थे जो भारतीयों के, क्योंकि भारत में कानून के बारे में अगर बात करें तो भारत में इससे पहले जो है, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वो मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति या नारद स्मृति या अलग अलग तरीके के जो लॉ बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलते थे। और मुस्लिम जो लोग थे वो शरिया कानून के तहत जो है मतलब प्रशासित किए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो है धीरे धीरे ये अच्छाई है, एक अच्छी चीज रही जो हुई कि जो ब्रिटिश शासन आया उसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम और फिर जितने और लोग थे सबके लिए कोशिश की गई कि समान कानून का संहिताकरण किया जाए, यानी एक कानून जो है सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो और समान रूप से समान दोष के लिए समान रूप से दंड के भागी हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है जो अवेलेबल कानून थे, क्योंकि उन्हें भारत पर शासन करना था तो भारतीय लोगों को भी ध्यान में रखना था कि कौन से अवेलेबल कानून है, उसी के लिए जो है उसी को देखते हुए इंडिया ये मैकाले के ही अंतर्गत, क्योंकि लॉ मेंबर भी यही थे, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इनको प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष के बनाया गया। तो ये भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी ये संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये सब चीज़ें आप इम्प्लिसिट भी निकाल सकते हैं या फिर कोई एक्ट से आप समझ भी सकते हैं, उसको पढ़ के भी वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। अब चार्टर एक्ट 1833 ने ही क्या किया था कि इसी एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बात किया कि सबसे जो लाभकारी पद माना जाता था, तो जब डिमांड हुई कि सबको मिले, ठीक है, अभी तक क्या, तो अगर अब डिमांड हुई तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स जो थे वही काबिज थे और ये मतलब एक तरह से सुरक्षित कर रखे थे अपने लड़कों और पोतों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए कि जो सेलेक्ट जो हमारे बच्चे हैं वही इस पद के जो है मतलब इस पद को उपभोग करें या प्रयोग करें, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ने क्या किया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने के लिए प्रयास किया। इसमें क्या है कि एक नई चीज की गई कि भारतीयों को भी किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें भारतीयों को भी समान भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन कौन करेगा अपोज, जैसे कि बात किया था कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो फिर ये चल नहीं पाया। बाकी 1853 में आगे जो है किया गया, ठीक है। फिर इसमें कभी कभी पूछ भी देता है कि सबसे पहले जो है कौन सा इंडियन था या कौन से भारतीय ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, ये सारी चीजें पूरे आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अधिनियम जो इस 1833 का एक्ट था, इसके अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अब जो है किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या किसी अन्य कारण से जो है उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी एक तरह से कहिए कि समानता का नियम जो है लागू किया गया, ठीक है। एक्चुअल में ये कितना लागू किया गया उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअल में ये प्रावधान ये बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये सारी चीजें हम जो है अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
अब जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट 1853 के चार्टर एक्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी चार्टर एक्ट है। इसने क्या किया कि फिर पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी उनकी, ठीक है, तो इसके जो विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। विधायी कार्य मतलब कानून बनाना और प्रशासनिक कार्य मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मतलब जो भी एग्जीक्यूट करना। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विधायी कार्य मतलब जैसे अभी संसद में है कि जब कानून बना रहे हैं तो वो विधायी कार्य कर रही है, लेकिन वो जब पॉलिसी अप्लाई कर रही है या जैसे मनरेगा चला रही है तो ये एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है या प्रशासनिक कार्य कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इनके कार्य अलग कर दिए गए। अच्छे जो है नए और मेंबर जोड़े गए जिनको जो है विधान पार्षद कहा गया, ठीक है, या दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं कि परिषद, नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें जो है मेंबर्स ऐड किए गए और ज्यादा जो है इसको समावेशी बनाया गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, क्योंकि जब मेंबर बनाए गए अब ये कानून बनाने का काम करने लगी अलग से, तो एक तरह से इसने जो है संसद के रूप में जो है कार्य करना शुरू किया। और फिर इसने जो है चार जो है अपने मेंबर में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से भी किया, ठीक है। तो जिससे जो है सारे क्षेत्रों का इसमें रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व शामिल किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो है 1853 के मेन इंपॉर्टेंट जो है वही 2 हैं। फिर उसके बाद ये सारे चीजें जो है इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहने का अधिकार दिया गया, ये सारी चीजें जो है सिंपल फैक्ट है, एक बार देखेंगे तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारे सिंपल सिंपल से फैक्ट हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें जो है जो हमने क्या किया था, आगे बात किया था ना कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की बात की गई, लेकिन जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अपोज की वजह से नहीं स्टार्ट किया गया। लेकिन अब जो 1853 वाले चार्टर के में जो है इस चीज को अप्लाई किया गया, यानी लागू कर दिया गया विरोध करने के बावजूद। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति भी नियुक्त की गई, ठीक है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसके जो है विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसके केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई जो कि मिनी सांसद के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया जिसमें हमने बताया पहले कि 4 जगहों के क्षेत्रों को जो स्थानीय या प्रांतीय शासन करता थे उनको भी शामिल किया गया। फिर सिविल सेवा से संबंधित जो है प्रावधान को स्टार्ट किया गया जो कि 1833 में नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद जो भारतीय क्षेत्र पर कहीं ना कहीं प्रभुत्व को इंग्लैंड के राजशाही या राज्य मतलब महारानी के क्षेत्राधिकार के तहत लाया गया या उनकी संपत्ति घोषित किया गया। मतलब ये था कि अब इस हद तक कंपनी पहुंच चुकी थी क्योंकि अब पहली बार इसमें जो है इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसी उम्मीद थी इसी समय कि आप किसी भी समय जो है कंपनी का शासन समाप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है 1857 का विद्रोह हुआ इसी एक्ट के बाद ही के काल में। और क्या मतलब डलहौजी की जो पॉलिसी थी अधिग्रहण की या दत्तक पुत्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म करने की। और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि 1856 में जो अवध को भी शामिल कर लिया गया और फिर कई स्टेट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई गई यानी विस्तारवादी नीति शामिल की गई और कई राजाओं के शासन को जो या प्रिंसली स्टेट के शासन को समाप्त कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, विस्तार भी हुआ, कंपनी पर खर्च का बोझ भी पड़ा और फिर जो कंपनी के अपोज या विरोध की भावना जो है और ज्यादा बढ़ी क्योंकि ये अवध इसमें अहम रोल अदा किया। अवध जिसको कुप्रशासन के यानी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा क्योंकि अवध को
क्योंकि दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम समाज में है नहीं। तो अवध को किस तरह से शामिल करते, क्योंकि अवध को बिना ब्रिटिश शासन में मिलाए जो है ब्रिटिश शासन का जो एक रूपता है वो आ ही नहीं पाती, क्योंकि इधर बंगाल है, इधर पे पंजाब का रीजन, तो ये जो है अवध का रीजन जो बीच में था वो बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था। तो बफर स्टेट की जगह अब इनको पूर्ण शासन के अंतर्गत लाना था, तो उसके लिए इन्होंने इसीलिए जो है एक तरीका अपनाया कि कुप्रशासन, या अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी ऐसे ही होता है कि किसी भी देश में किसी पावरफुल कंट्री को घुसना रहता है अंदर, तो वो प्रशासन का, लोकतंत्र का, मानवाधिकार का झंडा लेके घुस जाता है, अपने कार्यों का, अपने अपने उद्देश्यों का पूर्ति करता है। ठीक है, तो वैसा एक्चुअल में उस समय भी वही चीजें हो रही थी, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अब 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बारे में आप इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, किन क्षेत्र, उसके जो है असफल होने के क्या कारण थे तात्कालिक रूप से, और उससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, और फिर अगर वो विद्रोह के सफल गुणों को देखें तो वो कौन कौन से जो मुख्य भूमिकाएं थी जो आगे प्रशासन पर उसने प्रभाव डाला, जो परिवर्तन के लिए प्रभाव डाला। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब आते हैं हम कि ताज के शासन पे, जैसे कि 1857 का जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ उसके बाद ही 1858 में आया, जो कि भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम कहा गया, जिसको भी कहा, एक और नाम दिया गया था कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, यानी एक अच्छी सरकार के लिए अधिनियम। ये याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 1858 के ही विद्रोह, 1858 के ही एक्ट को जो अच्छी सरकार के लिए अधिनियम या एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, जिसको अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, और कंपनी के शासन को इसके तहत समाप्त कर दिया गया और भारत के प्रशासन को डायरेक्ट जो क्राउन के कंट्रोल में ला दिया गया। अब जो है यहाँ से जो गवर्नर जनरल था उसको जो है वायसराय कहा जाने लगा, या फिर जो ताज का शासन है या ब्रिटिश क्राउन है उसके प्रतिनिधि के रूप में उसको वो डिनोट किया जाने लगा, और उसको जो है भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले ये वायसराय थे। इसी अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को जो है समाप्त करके जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब समझ रहे होंगे आप कि एक काम कर रहा है, एक दूसरा काम कर रहा है। कैसे कि नियंत्रण बोर्ड जो है वो राजनीतिक कार्यों को देख रहा है, और निदेशक कोर्ट या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो वाणिज्यिक कार्य को देख रहे हैं। तो दोनों में ओवरलैप करते रहते, दोनों में एक दूसरे से एक सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाते, तो उसको ही द्वैध प्रणाली कहते हैं। द्वैध प्रणाली के चक्कर में ही बहुत बड़े बड़े अकाल आए, जो कि हमने पलासी वाले में भी देखा था कि वहां पे कौन था कि वाणिज्यिक कार्य या टैक्स कलेक्शन का काम अंग्रेज कर रहे थे, और सामान्य प्रशासन यानी लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है नवाब कर रहे थे, जिसकी वजह से नवाब के पास पैसा ही नहीं था, अंग्रेज जो है पैसे अपने यूज में ला रहे थे, तो जिसकी वजह से आगे बहुत बड़े बड़े अकाल देखे गए। लेकिन अब जो है इसने क्या किया, एक तो वायसराय बना दिया, ठीक है, अब एक नए पद का सृजन किया जिसको जो है भारत के राज्य सचिव कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई, और ये एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर का एक सदस्य था। ठीक है, इसमें जो है 15 सदस्यीय परिषद की गठन किया, जो भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, इसमें जो 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जिसका काम सलाहकारी था, लेकिन ये बहुत पावरफुल था क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में डायरेक्ट था। ठीक है, फिर इसको ये निगमित निकाय था जिसे भारत और इंग्लैंड के बीच में मुकदमा करने का अधिकार था, और ये सारे कार्यों को देखता था। ठीक है, फिर ये अपने में कहीं ना कहीं उद्घोषणा जो भारतीय राजाओं के अधिकारों के सम्मान का वादा किया गया, और इसी में 1858 में ही जो एक्ट आया था उसमें कहा गया कि अब नए क्षेत्रों का जो है अधिग्रहण नहीं किया जाएगा या नए क्षेत्रों का समावेश नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने जो है गुड गवर्नेंस पर ज्यादा जोर दिया, या जो क्षेत्र अवेलेबल है या जो क्षेत्र जोड़े जा चुके हैं उनको लेकर ही पॉलिसी ने अपनाई कि उन पर जो है प्रशासन ज्यादा अच्छे से किया जा सके, इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया। अब क्या है कि इसने लोगों को जो है आगे प्राचीन अधिकारों परंपराओं को जो है सम्मान और न्याय, सद्भावना और सहिष्णुता की भी भावना का प्रचार किया,
क्योंकि आप देखेंगे कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है या शिक्षा को लेकर जो नियम बने थे, जिसमें जो प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी, कई विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी, वो भी इसी समय में ही हुआ था। ठीक है, इसने ये भी घोषित किया था, जैसा भी इससे पहले वाले आर्टिकल में भी या एक्ट में घोषित किया गया था कि अब कंपनी में कोई भी किसी भी पद के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो प्रशासनिक सेवाओं में भी किया गया। और फिर इसमें क्या है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वायसराय को दिया गया। ठीक है, अध्यादेश किसे कहते हैं वो हम देख लेंगे अभी 1861 वाले में डिटेल से। ठीक है, अब 1858 के अगर सार की बात करें तो जैसे कि बात किया था 1857 के विद्रोह के पर ही आधारित था, विद्रोह के बाद ही हुआ था, कंपनी का शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और फिर जो है जो इसमें एक चीज और आगे 1861 में इसी में ही प्रभाव में जो गवर्नेंस सुधार की बात थी या शासन में सुधार की बात, उसके तहत आगे 1861 में जो है कलकत्ता के साथ साथ अब जो पूरा मतलब कंट्रोल कर रहा था, अब इसकी जगह अब जो है बम्बई और मद्रास, इन दोनों को अपने लिए जो है कानून बनाने की शक्ति को फिर से दे दिया गया। इसमें क्या किया गया, वायसराय, फिर 1858 वाले में वायसराय बना दिया गया। फिर उसके साथ राज्य सचिव का एक पद की सृजित किया गया, जिसमें जो है 15 मेंबर थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, और उनको जो है एक तरह से सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य कर रहा था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसको जो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे दिक्कत ना हो और इससे सवाल गलत ना करें, क्योंकि अगर आप यहां से सवाल गलत करते हैं तो आपको स्कोर अच्छा कर पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो है अगले जो पार्ट में जो है सेकेंड पार्ट को फिर से नेक्स्ट लेक्चर या पार्ट 2 में कवर करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि हम मेरा जो पहले ही बात बताया था कि मेरा ये मानना है कि 1.5 घंटा मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं बोरियत होने लगती है। ये अलबत्ता ये टॉपिक आसान है, अगर मतलब इसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया जाए और अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाए तो आप ज़्यादातर चांसेस है कि आप जो है क्वेश्चन के आंसर सही कर सकते हैं या अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम आगे के जो पार्ट 2 लेक्चर होगा इससे संबंधित, तो उसमें हम जो 1861, 92 और 1909 से लेके 1947 तक के जो सारे आर्टिकल हैं उनके बारे में एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कवर करें। ठीक है, अभी तक के लिए ये इनको आप रिवाइज करिए और आगे के चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू।